नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी चुनाव, सुप्रीमो मुलायम सिंह का ऐलान। 325 उम्मीदवार घोषित, कई मंत्रियों के टिकट कटे। $500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर जुर्माना और होगी सजा। 31 मार्च के बाद 10 से ज्यादा अवैध नोट रखने पर रोक। अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी। नोटबंदी पर जारी हो श्वेत पत्र, नगद निकासी की सीमा खत्म करने समेत कांग्रेस की 5 मांगे। मनरेगा मजदूरी और काम के दिन दोगुने करने की मांग। भारतीय इतिहास कांग्रेस का 70वां सत्र तिरुवनंतपुरम में शुरू। राष्ट्रपति कल करेंगे संबोधित। देश दुनिया के 1200 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। रेल पटरियों में टूट से हुआ कानपुर रेल हादसा। 58 ट्रेनों के रूट में बदलाव, 20 रद्द, 62 घायलों में 8 की हालत गंभीर। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किसी भी दल से गठबंधन से इनकार किया। लखनऊ में उन्होंने 325 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि वो पहले से ही अकेले चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। पार्टी नेता आदित्य जैन ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसी दल से गठबंधन की कोशिश नहीं की। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने साफ किया कि पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। पहली बार कह रही हूं, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें 176 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बाकी 78 उम्मीदवारों की सूची विचार विमर्श के बाद जारी की जाएगी। उन्होंने पार्टी में मतभेद से भी इनकार किया। एक 4200 को रावपा ने आदर ने रहकर के बातचीत की है। इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है कि हर उम्मीदवार से बात की हो। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि वो जहां से भी चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह ने ये भी साफ किया कि अब किसी का टिकट बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल सका है उनका भी पार्टी में पूरा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो गौरव, जिस तरीके से सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, 325 नाम जरूर सामने आए, लेकिन 50 से ज्यादा जो है नाम जो कि आपके मंत्री या फिर विधायक रहे हैं उनके नाम इसमें नहीं है। किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, जो सीटों का चयन हुआ है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने किया है और सुझाव श्री अखिलेश यादव जी ने भी दिए थे और शिवपाल सिंह यादव जी ने भी दिए थे। और जिन उम्मीदवारों ने मेहनत करी है पूरे 4.5 सालों में और जिनका पार्टी में अपना एक वर्चस्व है, जिन्होंने जनता के लिए काम किया है, उनको टिकट दिए गए हैं। कुछ नामों पे श्री अखिलेश यादव जी सहमत नहीं है, तो वो अपनी बात मुलायम सिंह यादव जी के सामने रखेंगे और सभी उम्मीद करते हैं कि उस बात का संज्ञान लेते हुए जो है श्री मुलायम सिंह यादव जी फैसला करेंगे। क्योंकि कुछ नाम ऐसे भी सामने आए गौरव की, जो कि मंत्री भी हैं और अखिलेश के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं मुख्यमंत्री के, उनके नाम भी इस लिस्ट में नहीं हैं। यानी कि वो ऐसे नाम हैं जो अब तक डिक्लेयर नहीं हुए, जहां पर मैं कहूं कि अभी एकमत नहीं है पार्टी के तमाम धड़े। इसीलिए मैंने कहा कि कई बार कुछ सीटों पे विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है और पार्टी में हमेशा से जो टिकट दिए जाते हैं वो जो भी व्यक्ति है उसकी कर्मठता को देखते हुए, उसके छवि को देखते हुए, काम को देखते हुए दिए जाते हैं। और अखिलेश यादव जी कुछ नामों पे चाहते हैं कि पुनर्विचार हो, तो वो बात उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के समक्ष रखी है और मुलायम सिंह जी इस पे अंतिम निर्णय लेंगे।
और करीब 40 के करीब ऐसे नाम हैं गौरव जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि साफ सुथरी छवि के जरिए वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने ऐसे नामों को लेकर पहले भी कई बार खुले मंच पर भी ऑब्जेक्शन किए थे। लेकिन इन नामों का इस सूची में शामिल होना असल में क्या संकेत है? इतनी बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी हमेशा चाहते हैं कि स्वच्छ छवि के अच्छे पढ़े लिखे लोग जिनके मन में समाज की सेवा करने का भाव हो सामने आए। और मुलायम सिंह यादव जी ने भी हमेशा ऐसे ही व्यक्तियों को टिकट देने की बात करी है। कई बार जो मुकदमे होते हैं वो बहुत जो है ऐसे गंभीर मुकदमे नहीं होते। आप आंदोलन करते हैं उसमें भी कई बार मुकदमे लगते हैं। पूरी सूची देखने के बाद ही उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत लोगों ने दावेदारी करी थी कि उन्हें टिकट चाहिए और बहुत से लोग जो आपराधिक छवि के थे, चाहे वो मजबूत उम्मीदवार भी थे, उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, क्योंकि पार्टी चाहती है कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति ही हमारी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। एक आखिरी सवाल, गठबंधन के रास्ते बंद, कांग्रेस के साथ बातचीत खत्म या फिर अभी कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी की जो लीडरशिप की छवि है श्री अखिलेश यादव जी की, वो बहुत ही स्वच्छ है, प्रगतिशील छवि है और उसके अलावा हमारा संगठन बहुत मजबूत है और विचारधारा बहुत मजबूत है। हम लोग पूरी तरह से सक्षम है कि अकेले चुनाव लड़ के भी बहुमत की सरकार बनाए। शुक्रिया गौरव भाटिया, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन मौजूद हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका। मुलायम सिंह ने आज साफ कर दिया कि अब कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कुछ धक्का कांग्रेस के लिए? कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो जुगलबंदी है उसे तोड़कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और आपने देखा होगा अगर उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, समाजवादी पार्टी के लोग और उनके नेता अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन उनके कर्जे माफ के लिए आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने 2 करोड़ 20 लाख लोगों के मांग पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे। जब हमारे पास इतना अपार बहुमत है, जनमत है, हमें किसी गठबंधन की चुनाव में आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ बैठक करते रहे और अखिलेश ने भी कई बार राहुल गांधी की तारीफ की और ये तक कहा कि कांग्रेस अगर मिल जाती है तो 300 का आंकड़ा पार कर लेंगे। कहीं तो कुछ था। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं ये उन पर निर्भर है, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हम किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करें। उत्तर प्रदेश में हमें अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी ने आज से 5 दिन पहले ये बात कही कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही और उसमें समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री भी जिस तरह से बोल रहे थे उससे साफ इनकार किया था कि हम किसी गठबंधन के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए और युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी भी एक रास्ता खुला दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह ने जिन 78 सीटों को छोड़ा जिसके बारे में डिक्लेयर नहीं किए कैंडिडेट, क्या ये संकेत हैं कांग्रेस से बातचीत चल रही है? निश्चित रूप से कोई बातचीत नहीं चल रही है और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके यहाँ तो समाजवाद की आड़ में कहीं अखिलेशवाद चलता है, कहीं शिवपालवाद चलता है। उनकी क्या रणनीति है ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है। कांग्रेस को उनसे समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरी ताकत से अपनी बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और अब जो समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं, कांग्रेस क्या उम्मीद करें कि जल्द कर सकती है या फिर अभी भी कहीं कुछ इंतजार है? निश्चित रूप से 30 तारीख तक हमारी यात्रा का एक चरण और पूरा होने जा रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारा नेतृत्व टिकट की बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आए हैं और जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, जो लोगों के दुख दर्द में हैं, मैं समझता हूं हमारे कांग्रेस नेतृत्व उनको चुनाव के मैदान में उतारेगा
और लक्ष्य हमारा यही होगा कि उत्तर प्रदेश में इन सरकारों से मुक्ति दिलाकर विकास की मुख्य धारा में हम कांग्रेस को लाएं, ताकि उत्तर प्रदेश जो 27 साल से बेहाल है, आपने देखा होगा, हमें अगर कहीं गठबंधन करना होता तो हम 27 साल यूपी बेहाल की बात क्यों करते। हमने हमेशा हमारे पूरे यूपी में जो स्लोगन थे, हमारे जो स्टिकर थे, हमने उसमें समाजवादी पार्टी का भी चेहरा उजागर किया, बहुजन समाज पार्टी का भी चेहरा उजागर किया और भारतीय जनता पार्टी का भी काला चेहरा उन 27 सालों में जो यूपी के लिए था उसको उजागर करने का प्रयास किया। एक आखिरी सवाल प्रदीप, जिस तरीके से बिहार में और कांग्रेस ये कहती भी रही है, वरिष्ठ नेता कहते रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है उसको बंटने नहीं देना चाहिए अगर बीजेपी को हराना है। अब जबकि यूपी में मुलायम सिंह ने साफ कर दिया, आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी अकेले मैदान में आएगी, तो फिर बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बटेगा नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? नहीं, बीजेपी का तो जनाधार खत्म हो गया। पूरे गांव-गांव में इनके कोई भी नेता जाएंगे और उनको क्या भुगतना पड़ेगा ये तो वो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। इनके जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना कदम हैं, मैं कहूँ इस सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी सम्माननीय हैं, लेकिन उनकी गणित भी कमज़ोर है। अगर वो 50 दिन की बात करते हैं, 50 दिन आज हो गए, लेकिन वो कह रहे 30 तारीख को होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कब जन्म हुआ वो अपने भाषण में बोलते हैं। गणित, भूगोल, इतिहास सब उनका कमज़ोर है और उन्होंने पूरे देश को नोटबंदी के मुद्दे पर गर्त में लाके पटक दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कभी पोलराइजेशन के बल पे चुनाव लड़ती थी, आज हर मुद्दे पे जनता उन्हें नकार रही है। और अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो निश्चित रूप से इनके प्रत्याशियों की जमानत नहीं बचेगी। तो आपकी पार्टी की लड़ाई बीजेपी से होगी या एसपी के साथ होगी? अब हम समझते हैं हमारी एक तरफ विकास की नीति है, प्रदेश को जोड़ने की नीति है, और दूसरी तरफ ये सारे दल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। 31 मार्च के बाद तय संख्या से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर भारी जुर्माना लगेगा। कैबिनेट ने आज इसके लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें से अपराध माना गया है। साथ ही पुराने नोटों के प्रति सरकार और आरबीआई की देनदारी भी खत्म हो जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 500 और 1000 के पुराने नोट रखने वालों पर भारी जुर्माना लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। प्रावधानों के मुताबिक 10 से अधिक पुराने नोट रखने पर न्यूनतम 10,000 रुपए या फिर नकदी का 5 गुना जुर्माना भरना होगा। कुछ मामलों में 4 साल तक की सजा भी हो सकती है। 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच गलत जानकारी देने पर न्यूनतम 5,000 रुपए या नकदी का 5 गुना जुर्माना लगेगा। साथ ही 10,000 से अधिक पुराने नोट रखने या इन नोटों से लेन देन करने पर सजा भी हो सकती है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को शीत सत्र में विधेयक लाकर कानून में बदलाव करना चाहिए था। Ideally, the government should have brought this law in the parliament during the winter session and the law should have been changed. But the government has chosen this backdoor ordinance method. We are opposed to this ordinance Raj, but the government is increasingly relying on ordinances because the government does not want to be answerable. This type of posting the law, especially for the commoner, I think common people should not suffer. पुराने नोट 30 दिसंबर तक ही बैंकों में जमा होंगे। इसके बाद इन्हें 31 मार्च तक स्पष्टीकरण के साथ रिजर्व बैंक में जमा कराया जा सकता है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री के सामने कुछ मांगें भी रखी।
उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के यज्ञ में गरीब लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने नोटबंदी से 2 महीने पहले बैंकों में 25 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने वालों की सूची जारी करने की मांग की। 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के सामने कई मांगे भी रखी। उन्होंने बैंकों से रकम निकालने पर लगी सीमा खत्म करने की पाबंदी हटाने, मनरेगा मजदूरी और काम के दिन दोगुने करने और छोटे दुकानदारों की घाटी की भरपाई के लिए बिक्री और आयकर में 50% की छूट की मांग की। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20% बोनस और बीपीएल परिवार की महिलाओं के खातों में 25,000 रुपए जमा कराने की मांग भी की। नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बलि गरीब लोगों की चढ़ाई गई है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की। इन सब ग्रुप्स को नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए सरकार को इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी की मांग को गुमराह करने की कोशिश बताया। बीजेपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 90 से अधिक योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए बनाई है और जो काम 2.5 साल में हुआ है वो यूपीए सरकार 10 साल में भी नहीं कर पाई। और ये सरकार जो गरीब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, सरकार को काम करने दीजिए। झूठ बोलकर सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश मत करिए। और ये योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं वो कांग्रेस शासित राज्यों में जमीन तक पहुंचे, इसके लिए थोड़ा चिंतन करिए। मंगलवार को भी कांग्रेस समेत 8 दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि नोटबंदी के 50 दिन करीब हैं, लेकिन दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ एक तरफ विपक्षी दलों की बयानबाजी जारी है, वहीं लोग बैंक और एटीएम से रकम निकालने की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और उस बीच नए नोटों की जब्ती भी जारी है। नोटबंदी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिहार के जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी कर गरीब जनता को ठगा गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है। जो फर्नीचर वाला ढोता है, ठेला ढोता है, ये कौन है? ये कौन लोग हैं? मोदी जी आप बताओ, ये बैठा हुआ है, कहाँ से कमाएगा? कहाँ से 28 रुपया किलो 2 किलो आटा खरीदना है? कैसे बाल बच्चा का परवरिश कर रहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नोटबंदी के दर्द का जवाब जनता चुनाव में देगी। नोटबंदी का जवाब अब बहुत जल्दी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नोटबंदी का जवाब जनता दे देगी और नोटबंदी का जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। इस बीच बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें छोटी तो हो गई हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें बरकरार हैं। लोगों की मांग है कि बैंक और एटीएम से निकासी की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। अगर लिमिट बढ़ाई जाए तो रस कम हो सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो सर कि हमें पैसे अब हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन हमें निकालने पड़ते हैं। 2,500 जो लिमिट बना के रखे, अगर लिमिट हम बढ़ा दिए जाएं, जैसे कि 10,000 भी लिमिट कर देते हैं, तो इतनी रशेज एटीएम पे बैंक में नहीं दिखेंगी। 50 डेज का टाइम मांगा था, लेकिन अभी भी देखिए लोगों को पैसा पूरा मिल नहीं पा रहा है। अभी मैं HDFC बैंक गया था, वहाँ पर तो पैसा आया ही नहीं, तो अभी भी लोग परेशान हैं। तो क्या किया जा सकता है? किसको ब्लेम, किसको दें? ये लोग कैश प्रॉपर्ली नहीं देते, ये सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे हो। मैं खुद 3 बैंक से होकर आ चुका हूँ, ये मेरी तीसरी बैंक है। मैं राजेंद्र प्लेस हुआ है, पटेल नगर हुआ है, वहाँ भी मेरे को कैश नहीं मिला। अभी तीसरी बैंक है मेरे लिए। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने कोटक महिंद्रा बैंक की केजी मार्ग शाखा के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि मैनेजर की मदद से 9 फर्जी खाते खोलकर इनमें 34 करोड़ रुपए जमा किए गए। मुंबई एयरपोर्ट से 69 लाख जब्त किए गए, इसमें 25 लाख रुपए के नए नोट हैं। कस्टम अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। विरल आचार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। वो अगले 3 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। 2008 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जुड़े विरल आचार्य इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं। विरल आचार्य ने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में PhD की है।
उत्तराखंड में 2013 के प्राकृतिक आपदा के बाद राहत फंड में गड़बड़ियों की न्यायिक जांच होगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्यायिक आयोग बनाने का आदेश दिया है। कल देहरादून की रैली में प्रधानमंत्री ने राहत फंड में करप्शन के मसले पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए थे और इसके अगले ही दिन हरीश रावत ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। हालांकि हरीश रावत ने साफ किया कि 2013 के इस मामले की राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय पैनल से जांच हो चुकी है। रावत ने जानकारी दी कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज MS चौहान इस मामले की जांच करेंगे। जांच के लिए 6 महीने का वक्त तय किया गया है। आयोग आपदा के दौरान लापरवाही या आपदा के पैसों का दुरुपयोग करने के मामले की जांच करेगा। CBI जांच करवाने के सवाल पर रावत ने साफ किया कि CBI की निष्पक्षता पर संदेह है और इस वजह से न्यायिक जांच की राज्य सरकार ने बात कही है। उत्तर प्रदेश में आज अजमेर सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि 62 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। रेल मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और इस बीच शुरुआती जांच में रेल पटरियों में टूट फूट को हादसे की वजह बताया जा रहा है। कानपुर रेलखंड पर 5 हफ्ते के भीतर हुआ ये दूसरा बड़ा हादसा था। हादसा कानपुर के रूरा रेलवे स्टेशन के करीब हुआ, जहां अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के 15 कोच पटरी से उतर गए। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को जान नहीं गंवानी पड़ी। माननीय रेल मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि घायलों का इलाज बहुत बेहतर तरीके से हो, रिलीफ और रेस्क्यू मुस्तैदी से किया जाए। वो घटनाक्रम पर बराबर नजर रखे हुए हैं। घटना में किसी के मारे जाने की खबर और पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट्स गलत तरीके से आ गई थी। उस तरह से उस दृष्टि से सभी सेफ हैं। कुछ घायल हुए हैं जिनको भी अटेंड किया जा रहा है। हादसे के बाद इस रूट से होकर जाने वाली 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 58 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस बीच रेलवे ने सुरक्षा मानकों को बढ़ाने पर जोर दिया है। ओवर द इयर्स हमने काफी करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जिससे हादसों का जो पर मिलियन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर वाला इंडेक्स है वो सब्सटेंशियली कम भी हुआ है, लेकिन हादसे खत्म नहीं हुए हैं। हमारी प्रयास बराबर यही है। माननीय रेल मंत्री जी ने जीरो एक्सीडेंट मिशन का लक्ष्य रखा है कि हम कैसे जीरो एक्सीडेंट तक पहुंचे और उसका एक एक्शन प्लान बना हुआ है। उसको और इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी चल रही है। रोड मैप बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामूली रूप से जख्मी मुसाफिरों को 25,000 रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इससे पहले 20 नवंबर को पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 कोच पटरी से उतर गए थे। इसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 200 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुरेश कलमानी और अभय चौटाला को IOA के आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर खेल मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। खेल मंत्रालय ने IOA को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विवाद के बीच सुरेश कलमानी ने ओलंपिक संघ में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया है। सुरेश कलमानी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन संरक्षक बनाए जाने पर IOA की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच खेल मंत्रालय ने दोनों को आजीवन संरक्षक बनाए जाने पर IOA को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिन दोनों लोगों को IOA ने लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया है, दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के और क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसे के अंदर उनको नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके ऊपर हमारे मंत्रालय का स्पष्ट मत है। हमने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद मंत्रालय उचित कार्रवाई करेगा। पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। अपने रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर वहां पे मौजूद हैं, तो ये कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जो उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे थे, आपके समय के ऊपर जिनको हम लोगों के समय पे हटाया गया, उनको आपने वापस उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अपने समय में बना दिया गया। इधर सुरेश कलमाड़ी ने ओलंपिक संघ में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया है। कलमाड़ी के वकील ने कहा कि वो सभी आरोपों से बरी होने के बाद ही कोई पद स्वीकार करेंगे। विवादों के बाद अभय चौटाला ने भी अपना पक्ष रखा। मुझे सर्वसम्मत से बनाया था। ये कोई मैंने जाकर के नहीं कहा था कि मुझे बनाया जाए। अगर मैं ये डिमांड करता तो मैंने तो जो जिम्मेवारी पहले उन्होंने सौंपी थी उसको 2 वर्ष पहले ये कह करके छोड़ दिया था कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी इस तरह की पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में हो रही थी जिससे हमारे खिलाड़ियों का नुकसान हो सकता था। इस सब के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने फैसले का बचाव किया है। स्टेट ओलंपिक कमेटी में डिसाइड हो जाता है कि आपने जाके क्या बोलना है।
तो यू आर गाइडेड बाय योर ओन स्टेट, यू आर गाइडेड बाय योर फेडरेशन, नॉट बाय द आईओए। हर एक अपना अपना 36 का आंकड़ा होता है, उसके अंदर हर एक अपने अपनी प्रेस्टीजियस सवाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि दे हैव नो रूल टू प्ले एट ऑल एंड सिंपली एन ऑनरेडी पोजीशन हैव बीन गिवन, व्हाई शुड बी रेज ऑब्जेक्शन। मंगलवार को चेन्नई में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की सालाना आम सभा में दोनों को आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था और जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय इतिहास कांग्रेस का 77वां सत्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू हो चुका है। सम्मेलन की शुरुआत नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ हुई। इतिहासकार श्री मूसवी को IHC की कमान सौंपी गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। I feel privileged to propose the name of Professor Shirin Musvi as the next president of the Indian National Congress. इतिहास कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक प्रोफेसर CPN सिन्हा ने इतिहासकार इरफान हबीब के प्रस्ताव का समर्थन किया। On behalf of the Executive Council of Indian History Congress and on behalf of all of you, very heartily endorse the candidature of Professor Shirin Musvi as the President of the next session. प्रोफेसर शिरीन ने इतिहास की मौजूदा चुनौतियों से लेकर तमाम ऐतिहासिक मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भारत का उदय सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि देश में उस वक्त मौजूद तमाम आंतरिक चुनौतियों के खिलाफ भी हुआ। By any religion, since just as God's bounty in this world falls on all irrespective of their faith, so should all people be recipients of royal benevolence without discrimination. इस मौके पर मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने आइडिया ऑफ नेशन, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बेबाकी और ठोस ऐतिहासिक हवालों से अपनी बात रखी। What we call the analysis of history has been possible because of many changes in society, in thinking, and particularly changes that were initiated through education, in making education necessary to the understanding of knowledge. इस मौके पर उभरते हुए इतिहासकारों को सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र के दूसरे चरण को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज मुंबई विश्वविद्यालय में अगस्त वॉइसेस किताब का विमोचन किया। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एकता पर लिखी गई इस किताब का लेखन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया की एकता को जरूरी बताया। इस मौके पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के अलावा कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम का आयोजन अंजुमन इस्लाम और ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर किया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा का आज सुबह निधन हो गया। 92 साल के पटवा को दिल का दौरा पड़ने के बाद भोपाल के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरलाल पटवा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने भोपाल जाकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे पार्टी और राज्य के लिए एक बड़ी क्षति बताया। उन्होंने राज्य में 3 दिन के शोक की घोषणा की। उनका अंतिम संस्कार नीमच जिले के कुकलेश्वर में कल किया जाएगा। आरएसएस सुंदरलाल पटवा 2 बार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और सुंदरलाल पहली बार 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार वो 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक मुख्यमंत्री रहे। वो 1997 में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को हराकर छिंदवाड़ा से सांसद बने। 1999 में पटवा फिर से होशंगाबाद लोकसभा सीट से विजयी हुए और उन्हें केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनाया गया। 1999 से 2001 के बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।